और उस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट जा सकती है याचिकाकर्ता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में नामांकन रद्द मामले पर सुनवाई हुई थी और उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं, इस बात का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही हाई कोर्ट याचिकाकर्ता जा सकती है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। तो अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस क्या कदम उठाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं। वहीं हाई कोर्ट भी जा सकती है याचिकाकर्ता। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन को यह बड़ा झटका लगा है, याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब अगला क्या कदम होगा कांग्रेस का? देखिए, मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए जब से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हुआ है, तब से कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। भले ही वो सियासी झटके हों या आपसी अंतर्कलह हो या फिर न्याय व्यवस्था की तरफ से हो। और अभी ताज़ा मामला बिल्कुल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस ने याचिका दायर की थी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के खिलाफ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया। यानी एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामले में कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। इसलिए अगर शिकायत करनी है कांग्रेस पार्टी को तो वो वापस चुनाव आयोग में करे। सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और हवाला यही दिया गया है कि इस तरह के मामले को सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में नहीं ले सकता है, क्योंकि जो नामांकन रद्द हुआ है वो भी एक संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग ने, निर्वाचन अधिकारी ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे निरस्त किया। तो मीनाक्षी नटराजन के लिए ये एक बार फिर बड़ा झटका है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वे इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे कोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी इस फैसले से निराशा हुई है। लेकिन अनिरुद्ध, अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, याचिका खारिज कर दी है, लेकिन यह भी कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि वो इस मामले को संवैधानिक रूप से अपने पास नहीं ले सकते, इसलिए अगर याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन इसके बीच में काफ़ी समय निकल चुका है। कल ही निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत के सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं। तो आज के फैसले से कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेता है तो आज ही कोई बड़ा निर्णय या फैसला आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस मामले को लेके कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन वापस हाई कोर्ट जाए तो इसमें तमाम तरह की अड़चनें आगे आने वाली है। इसलिए कांग्रेस की उम्मीदें कि मीनाक्षी नटराजन मामले में, उनके नामांकन रद्द मामले में वापस उनका नामांकन सही साबित किया जा सकता है, पे पूरा पानी फिर गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मामले को संवैधानिक व्यवस्था के तहत संज्ञान में नहीं ले सकता है। चलिए अनुरोध, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी जुड़ गए। विक्रम जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। विक्रम जी, अब अगला क्या कदम होगा कांग्रेस का? मसला अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जाएगा। अभी जिस तरीके से हमारी याचिका खारिज हुई है, ये सिर्फ हमारी याचिका, हमारे प्रत्याशी की याचिका का विषय नहीं है। विषय ये है कि जो फॉर्म 26 की भावना है उसका सरासर उल्लंघन है। और ये प्रथम दृष्टया कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बता सकता है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है टोटल कंप्रोमाइज दिखा है। कल से हम इस आशंका को प्रकट कर रहे थे। हमने ये कहा था कि निर्वाचन के परिणाम आने के पहले ही आप हमारी याचिका सुनेंगे, तब तो हमारा उसका सुनने का महत्व रहेगा। कल को जब परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद जो है उस लड़ाई की पूरी तासीर बदल जाएगी। अब हमको प्रक्रिया का नहीं, अब प्रक्रिया की लड़ाई नहीं बची है। अब लड़ाई बची है कि उनका जो निर्वाचन हुआ है वो वैध है या अवैध है। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अवैध तरीके से हुई है, वो हमारी अलग लड़ाई थी। अब जो लड़ाई है वो अलग हो गई है। तो अब ये पूरी लड़ाई जो है दूसरे तरह से लड़ी जाएगी, जिस तरीके से
अब इनके निर्वाचन को हमको चुनौती देनी पड़ेगी। अभी तक हम प्रक्रिया को चुनौती दे रहे थे, लेकिन फिर भी ये बहुत निराशाजनक है जिस तरीके से देश की जो सर्वमान्य संस्थाएं हैं, वो जिनका काम ही लोकतंत्र की रक्षा करना है, वो ही इसके खिलाफ खड़ी हैं। तो आप मुझे बताइए कि नीति और नियम की लड़ाई हो तो हम लड़ें जहाँ कोई नियम ही नहीं है। अपराधियों से लड़ना कांग्रेस जैसी प्रतिष्ठित और परंपरावादी पार्टी का काम नहीं है। यहाँ तो हर आदमी जो है आपराधिक दृष्टि से अपनी पहुंच बना रहा है विषय तक, और सामने वाले का उत्पीड़न और अत्याचार में वो शामिल है। अब बताइए कि जहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि 2 साल से कम की सजा का जिसमें प्रावधान है उसका उल्लेख अनिवार्य नहीं है। जब तक आरोप अच्छा विक्रम जी, इन सब बातों से हटकर एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो हमें जानकारी मिली तेलंगाना में सरकार किसकी है, बोले हमें कहां से पता चल गया तेलंगाना में क्या केस हुआ? ये कोई विषय हुआ क्या सर? भाई वो कागज तो अस्तित्व में था ना, भाई कौन लेके आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने उस कागज पे एक फैसला दिया, वो कागज उसकी पात्रता ही नहीं रखता है। नहीं, वो बार बार इस ओर इंगित कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि आप मुझे बताइए कि चोरी का सामान, अरे सर क्या दीनदयाल उपाध्याय इनको ये सिखा गए थे कि चोरी का सामान खरीदो और उसके दम पे अपनी सरकारें बनाओ, सीटें बचाओ? ये क्या बात हुई? इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि यदि एक तरीके से आप खुद कह रहे हो कि कोई आदमी जो है चोरी का माल हमारे पास लेके आया, हमने उस चोरी के माल को खरीद लिया, तो कानून कहता है कि चोरी करना, चोरी का माल बेचना, चोरी का माल खरीदना, ये सभी एक प्रकार की सजाएं हैं, एक ही स्तर का अपराध है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई। हमारी तो विषय ये है, क्या फॉर्म 26 के अनुसार जो बात हमने उल्लेख नहीं की थी वो उल्लेखनीय थी अथवा नहीं थी? और कानून कहता है उल्लेखनीय नहीं थी, और संस्थाएं जो हमारे खिलाफ है, लड़ाई तो इतनी है ना हमारी। जी, तो क्या आप राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे विधायक, क्योंकि ये बात कही जा रही है विधायकों की पहुंचने की? देखिए राष्ट्रपति के पास जाके देखिए, अब राष्ट्रपति हमारे संविधान का प्रमुख होता है। अब ये हमको मालूम है कि राष्ट्रपति ऑफिस की गरिमा हमने बंगाल चुनाव में गिरते देखी थी। स्वयं द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ पहुंच के भाजपा के पक्ष में प्रचार करती दिखी थी। एक राष्ट्रपति पद पर बैठी आसीन महिला जो है मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी कर रही थी। तो देखिए, और राष्ट्रपति ऑफिस की गरिमा भी गिरी है। लेकिन क्योंकि हम संविधानवादी लोग हैं, जो राष्ट्रपति जो संविधान का प्रमुख है उसके सामने हमारा निवेदन करना हमारा अधिकार। अच्छा विक्रम जी, जब हर जगह से निराशा हाथ लग रही है तो अब फिर क्या बचता है आपके पास, क्या करेंगे? सर देखिए, हम तो अंग्रेजों से लड़े थे जिनका कोई नियम कानून नहीं था, तो ये तो अंग्रेजों के सिर्फ मुखबिर रहे, दलाल रहे हैं। अब जनता की अदालत तो सबके लिए खुली है। हमें पता है कि आपकी, प्रबुद्ध जनों की, सिविल सोसाइटी की जो है हमारे प्रति सहानुभूति है, और सब लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। आप लोकतंत्र को इस तरीके से प्रतिस्पर्धा विहीन नहीं बना सकते हैं, ये उचित नहीं है। प्रतिस्पर्धा रखनी ही चाहिए। अभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक पार्टी सिस्टम की तरफ आरएसएस परिवार देश को ढकेल रहा है, और इसका नजीर देखने को मिल गई। ठीक है विक्रम जी, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जी जी। चलिए, इस मामले को लेकर मीनाक्षी नटराजन की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुनवा देते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे, और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।